शाम का वक्त था। गांव के पास ही एक बड़े आम के पेड़ की छांव में पांच सहेलियां बैठी हंसी मजाक में मशगूल थीं। ये वही लड़कियां थीं जिन्हें गांव वाले अक्सर आफत की टोली कहकर पुकारते थे। बाबा जी बता रहे थे कि कुछ शहर के बाबू हमारे गांव घूमने आ रहे हैं। संजना ने कहा, जो सबसे पहले वहां आई थी, और वो रश्मि के भाई के डेरे पर ठहरेंगे। उसने इमली का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बताया। रश्मि, जिसके हाथ में अभी भी कच्ची इमलियां थीं, एक आंख दबाकर संजना की ओर देखा। बाकी सहेलियां भी चुप हो गईं और सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। रश्मि की बड़ी बड़ी आंखें सहज सी चमकती थी। उसका गोरा चेहरा किसी गुड़िया जैसा लगता था। गुलाबी ओंठ और काले बाल जो बंधे हुए थे, वह किसी कलाकार की बनाई कोई नायाब तस्वीर लगती थी। उसकी खूबसूरती पर सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी फिदा थीं। वह गांव के जाने माने सरपंच बलवीर सिंह की लाडली बेटी थी। बाबा ने बताया था, लेकिन मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। रश्मि बोली, अपनी गलती मानते हुए। कमाल करती हो रश्मि, इतनी बड़ी बात है और तुमने ध्यान नहीं दिया। कमला ने झल्लाकर कहा, शहर छोड़कर ये लोग हमारे जैसे सादे गांव में आ रहे हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शहर की रौनक अपनी जगह, लेकिन हमारे गांव की शांति और ताजगी की क्या बात है। रश्मि ने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया। ताजगी? रश्मि ने ठंडी हवा में सांस लेते हुए कहा, ठीक कह रही हो, ऐसी हवा तो वहाँ एसी में भी नहीं मिलती। अरे छोड़ो ये सब। तनीषा बोली, मुझे तो बड़ा शौक है शहर वालों से मिलने का। देखो तो सही कैसे होते हैं वो। क्यों, क्या वो किसी और दुनिया के लोग हैं? रश्मि ने तंज कसते हुए कहा, उनके भी दो हाथ दो पाँव हैं, बस फर्क ये है कि उनके कपड़े थोड़े अलग होते हैं और वो ज्यादा तेज बोलते हैं। अरे लेकिन जब से तुम आई हो तब से तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई है। प्रीति ने संदेह से पूछा। सच में रश्मि हमेशा चहकने वाली लड़की थी, लेकिन आज जैसे उसकी आंखों में कोई बोझ छुपा हो। सब सहेलियां उसे देखने लगी। वो अचानक भावुक हो उठी। क्या बताऊं, उसने धीरे से कहा, भाई साहब ने मेरा डेरे पर जाना बंद करवा दिया है। जब तक शहरी मेहमान वहां रहेंगे तब तक कोई भी वहां नहीं जा सकता, खासकर मैं। किट्टू, मेरा किट्टू, जो मेरा इंतजार करता होगा। रोज मुझे देखे बिना उसका दिन पूरा नहीं होता था। उसकी आंखें भर आईं। सब सहेलियां स्तब्ध थीं। एक गहरा सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या कहे। रश्मि की वो मासूम उदासी सबके दिल को छू गई। किट्टू उसकी भैंस गुलाबों का बछड़ा था, जिसे बचपन से रश्मि ने पाला था। गांव के हर आदमी को उनके आपसी लगाव का पता था। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। लेकिन अब शहर से कुछ लोग आए थे जो गांव की संस्कृति को किसी मैगजीन के पहले पन्ने पर छापने के लिए घूम रहे थे। उन्हीं की वजह से रश्मि और किट्टू को एक दूसरे से अलग रहना पड़ रहा था, और ये सब उन शहरी बाबुओं की वजह से हो रहा था जिन्हें हमारी संस्कृति को बस फोटो और कहानियों में कैद करना है। मैंने जुकाम भरी आवाज में कहा, मैं तो पहले ही कहती थी तुम्हारे भाई के दिमाग में कोई खराबी है। अब जब गांव में शहर वाले आए हैं तो हम हवेली में मुंह छिपाकर कैसे बैठे रहें? ये बेमतलब की पाबंदियां हैं। प्रीति ने आर्यन की बात का जिक्र करते हुए मुंह ऐसे बनाया जैसे इमली की जगह कोई कड़वा बादाम चबा लिया हो। रश्मि को अपने सीने से लगाते हुए वह बोली, तो चुप हो जा रश्मि, देखती हूँ कौन तुझे किट्टू से मिलने से रोकता है। हम जाएंगे उससे मिलने। रश्मि, जो चुपचाप आंसू बहा रही थी, उसने आंख उठाकर प्रीति को देखा। वो प्रीति जो हरदम बहादुर बनती थी, अब कह रही थी, इंसान वही बात करे जिस पर कायम रह सके। भाई साहब के सामने तो तू जुबान तक नहीं खोल सकती, कांपती रहती है। और अब बातें देखो। रश्मि ने उसकी सारी बहादुरी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा। पायल ने मुस्कुराते हुए पूछा, असल बात बता, डरता कौन है? तेरे भाई का चेहरा ही किसी जल्लाद से कम नहीं है। प्रीति ने भर्राए हुए लहजे में कहा, माथे पर ऐसे बल रहते हैं जैसे इस दुनिया में आकर हम पर कोई एहसान कर दिया हो। और तो और मुस्कुराना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। ऐसा क्या रौब दबदबा कि कोई अपने दिल की बात ही ना कह पाए। श्रेया ने आंख पोंछते हुए माहौल को थोड़ा बदलते हुए कहा, एक बार हिम्मत करके बोल दे कि तू उनसे प्यार करती है, फिर चाहे जो हो। पायल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आर या पार, या तो कबूल कर ले या सब खत्म।
इस आर या पार के खेल में मेरी सांसें दांव पर लग जाएंगी, प्रीति ने भावुक होकर कहा। अगर कबूल किया तो शायद मुझे जिंदा दफना देंगे, और अगर इनकार किया तो मैं जीते जी मिट्टी तले दब जाऊंगी। प्रीति की बातें सुनकर सब चुप हो गए। रश्मि उसकी मोहब्बत से वाकिफ थी। हर रोज वो बस यही सोचती थी कि कोई रास्ता निकले जिससे प्रीति और आर्यन एक हो सके। चल, बातें मत बना, कोई किसी के लिए नहीं मरता, रश्मि ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। मोहब्बत में लोग मरते हैं, प्रीति ने गंभीर लहजे में कहा। उसमें वही जुनून था जो सबने कुछ पल पहले महसूस किया था। रश्मि ने पूछा, ऐसी भी क्या बला है ये मोहब्बत जो इंसान को बेसुध कर दे? ना जाने क्यों रश्मि मोहब्बत को समझना चाहती थी, और उसके सामने बैठी प्रीति से बेहतर इसे कोई समझा नहीं सकता था। वो मोहब्बत में पागल लड़की अब अपने इश्क के इम्तिहान से गुजर रही थी। मोहब्बत एक रोग है, प्रीति ने कहा, जो इंसान खुशी खुशी कबूल करता है। ये अमर बेल की तरह होती है जो किसी के वजूद से लिपट कर उसे भीतर ही भीतर खा जाती है। कुछ खुशनसीब होते हैं जिन्हें मोहब्बत मिलती है, और बाकी वो जिनके जिस्म में तो मोहब्बत जिंदा रहती है पर हाथ खाली रह जाते हैं। नाकाम मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। ये दिल के किसी कोने में बंद कोठरी बन जाती है, जहाँ चाहो तो भी झांक नहीं सकते। ऐसा दर्द जिसका कोई तोड़ नहीं, कोई इलाज नहीं। प्रीति की ये बात सुनकर सबकी रूह कांप गई। रश्मि बिना पल के झपकाए उसे यूं देख रही थी जैसे कोई ठंडी हवा उसकी हड्डियों के आर पार हो गई हो। समझ गई मैं, उसने धीरे से कहा। ये मोहब्बत उन्हीं दीवानों का काम है जिन्हें ना जिंदगी प्यारी होती है ना खुशियाँ। प्रीति ने फौरन बात काट दी। जिंदगी और खुशियाँ किसे प्यारी नहीं होती रश्मि, बस जब मोहब्बत दिल से जकड़ लेती है तब इंसान सब कुछ भूल बैठता है, यहाँ तक कि खुद को भी। रश्मि ने मुस्कुराकर कहा, भाई मुझे तो मेरी हंसी खुशी, ये घर परिवार और चैन बहुत प्यारे हैं। मैं तो इस मोहब्बत वाले रोग से दूर ही रहना चाहती हूँ। रश्मि हंस पड़ी। प्रीति ने उसकी मासूम बातों पर सिर हिलाया। जिससे भागो वही मोहब्बत सबसे पहले पकड़ती है और फिर अपने जाल में ऐसा फंसाती है कि इंसान चाहकर भी निकल नहीं पाता। रश्मि की हंसी अब हल्की हल्की सिमटने लगी। दिल की धड़कनें तेज हुई, जैसे कोई उस बात पर मुहर लगा रहा हो। कभी किसी कॉलेज के प्रोफेसर ने इतना गहराई से कोई लेक्चर नहीं दिया होगा जितना तू मोहब्बत पर दे रही है। कमला ने हाथ में पहनी चूड़ियों पर ध्यान देते हुए तंज कसा। गरिमा ने घूर कर कहा, और खुद जिसे किताबें याद नहीं रहती लेकिन हर फिल्मी गीत जुबान पर होता है। सभी हंस पड़े। श्रेया जो अब तक खामोश थी झुलझुला कर बोली, उफ, बात कहाँ से शुरू हुई थी और तुम लोग उसे घसीटते हुए कहाँ ले आए? रश्मि को फिर किट्टू की याद आ गई। दुपट्टा मुंह पर रखकर वह सुबकने लगी। उसकी आंखों के आंसू थे, पर उन आंसुओं में कोई शरारती चमक भी छुपी थी। हम किट्टू से मिलने जरूर जाएंगे, प्रीति ने चुटकी बजाई। और हाँ, एक झलक उस शहरी मेहमान की भी देखेंगे, छिपते छिपाते ही सही। ये कारनामा कब करेंगे? प्रीति ने उत्सुकता से पूछा। रश्मि ने आंखें छोटी कर दी। वो सब मुझ पर छोड़ दो, लेकिन पहले ये बताओ, इतनी उतावली क्यों हो उस शहरी बाबू को देखने के लिए? फिर कमर पर हाथ रखते हुए वह बोली, खबरदार जो मेरे भाई की मोहब्बत में गद्दारी की। अब सबकी निगाहें प्रीति पर टिक गईं। वही लड़की जो कुछ देर पहले मोहब्बत के कसीदे पढ़ रही थी। अरे नहीं, मुझे बस तजुर्बा चाहिए, मैं तो बस उनके कैमरे और बाकी सामान देखना चाहती हूँ। प्रीति ने फौरन सफाई दी। सब उसकी बातों पर हंस पड़े। ओए मुन्ना चाचा, पायल ने हंसते हुए चिल्लाया। बस फिर क्या था, सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मुड़ते ही मुन्ना चाचा लाठी लिए उनकी ओर दौड़ते नजर आए। सब लड़कियां खेत की पगडंडियों में गिरती संभलती भागने लगी। उनके पीछे मुन्ना चाचा और उनके पीछे हंसी का तूफान। मैं कैसे भूल गया कि ये शरारतों की पुड़िया कभी हाथ नहीं आती। मुन्ना चाचा घुटनों पर हाथ रखकर हाँफते हुए बोले, अरे शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग को यूं दौड़ाते हुए। पांचों लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। रश्मि ने पलटते हुए कहा, आप भी तो ऐसे पीछे भागते हैं जैसे हम एक इमली तोड़ लें और आपको करोड़ों का नुकसान हो जाए। मुन्ना चाचा का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। इमली? अरे पूरा पेड़ गंजा कर देती हो तुम लड़कियां। फिर तुम्हारी चाची मुझ पर चिल्लाती हैं। प्रीति ने हंसते हुए चिढ़ाया, चाचा वो आपका घरेलू मसला है, हम मासूम लड़कियों का उससे क्या वास्ता?
होता तो हल जरूर बताते। चलिए अब अलविदा। पांचों लड़कियां जोर जोर से हंसती चिल्लाती अपने अपने घर की ओर भाग गईं। ये सब है गांव की रौनक, जब ब्याह होगा तो ये रौनक भी चली जाएंगी। मुन्ना चाचा मुस्कुराते हुए बाग की ओर लौट गए। हर दिन लड़कियां चोरी छुपे उनके बाग में आती, फल चुराती और चाचा को तंग करके भाग जाया करती। इधर गांव में 3 मेहमानों का काफिला दाखिल हुआ। आर्यन के खास आदमी ने उनका स्वागत किया और उन्हें सीधे डेरों की ओर ले गया। काले बालों में जेल लगाए, गले में कैमरा लटकाए, सलीके से कपड़े पहने, गंभीर लेकिन आकर्षक चेहरा, वो था संजय कुमार, एक मशहूर अखबार का राइटर और फोटोग्राफर। उसके साथ थे उसके दोस्त राजीव और असिस्टेंट सुभाष। उम्मीद है आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई। सफेद कुर्ता पैजामा और कंधे पर क्रीम रंग की शॉल संभालते हुए आर्यन ने अदब से कहा, नहीं नहीं, सफर तो सुकून भरा था। हाँ, मनमोहक नजारों ने दिल जरूर लुभा लिया। संजय कुमार ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। प्रदीप आपको आपके कमरे दिखा देगा, मुझे एक जरूरी पंचायत में जाना है। वापसी पर आपसे फिर मुलाकात होगी। आर्यन ने झुकते हुए माफी मांगी और चला गया। उधर दीवार के पास रश्मि खड़ी थी, माथे पर सिकन, होठों पर हल्की बुदबुदाहट। अगर पकड़ी गई तो वो सामने खड़ी प्रीति से बोली, जो दीवार के इस पार से उस पार झांकने का तरीका ढूंढ रही थी। हवेली और डेरों के बीच एक ऊंची दीवार थी, जिससे पार झांककर बाहर की दुनिया को देखा जा सकता था। उफ, तेरे भाई साहब अब तक तो हवेली में नहीं आए होंगे। जब तक आएंगे तब तक हम अपना काम निपटा लेंगे। रश्मि ने सिर पीट लिया, पास पड़े पत्थर को उठाकर दीवार से लगाया और चढ़ने की तैयारी की। श्रेया, पायल, कमला और गरिमा डर के मारे थरथर कांप रही थी, लेकिन तजुर्बे की आग और जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पा रही थी। किसी उसी वक्त डेरों की ओर से संजय कुमार बाहर निकले। एक तीखी आवाज दीवार के उस पार से सुनाई दी। उन्होंने पास खड़े एक कर्मचारी से पूछा, वहाँ उस पार क्या है? हवेली है साहब, वह बोला और अपने काम में लग गया। संजय कुमार की निगाह दीवार पर ठहर गई। न जाने क्या हुआ, वो धीमे धीमे कदमों से दीवार की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच दीवार के इस ओर रश्मि पत्थर पर चढ़ी खड़ी थी और गरिमा चिंतित होकर बोली, अगर किसी की नजर तुम पर पड़ गई और उन्होंने भाई साहब यानी आर्यन का नाम ले लिया तो क्या होगा? रश्मि ने मुंह बिचकाया। उनकी सर्द आंखों से, हम डरने वाले नहीं, और मैं तो साफ कह दूंगी कि प्रीति को देखना था, शहर वालों को और उनके सामान को। रश्मि ने चुटकी ली। प्रीति चौंकी। अरे, अब तू मेरी मोहब्बत को दुश्मनी समझने लगी? इजहार भी नहीं किया और तू पहले ही फैसला करने लगी। रश्मि एक पल को खामोश हो गई। जवाब नहीं बन पड़ा। खिलखिलाती हंसी दीवार के उस पार से आती रही और संजय कुमार, जो वहीं पास खड़ा था, माथे पर हाथ टिकाए 3 लड़कियों की धीमी धीमी बातों को सुन रहा था। जैसे ही उसने ये खनखनाती हंसी सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पहले वो मीठी आवाज, फिर ये हंसी, और अब जो दिल में एक हलचल सी मचने लगी थी, उसके भीतर उस लड़की को देखने की ख्वाहिश उमड़ पड़ी, जिसे अब तक सिर्फ सुना था। उसकी हंसी ने जैसे दिल का मौसम ही बदल दिया था। बेखुदी में पास रखा स्टूल उठाया, दीवार के साथ टिकाया और चुपके से उस पर चढ़ गया। उधर रश्मि हंसते हुए पलटी, रुक, पलट मत, मैं मोहब्बत की दुश्मन नहीं, बस उससे दूर हूँ। उसकी तलाशती आंखों में छुपा मोहब्बत का रंग शायद संजय की नजरों से छिपा नहीं रहा। वो बस आंखों की भाषा पढ़ रहा था। सामने से 2 गहरी आंखें उसे देख रही थी, काजल से सजी, हल्की शहद रंग की। माथे पर झुके रेशमी बाल पलकों को छू रहे थे। ऊंची दीवार ने बस चेहरा पूरा नहीं दिखने दिया, पर जो थोड़ा दिखा उसी में उसका दिल डूबने लगा। ये तो जैसे ठंडी हवा हो जिसने छू लिया हो। दिल की जो हलचल थी अब तो तूफान बन गई थी। निगाहों का ये मिलना, ऐसा लगा जैसे सारी कायनात थम गई हो। आसपास की आवाजें कहीं दूर चली गई थी। संजय कुमार को इस एहसास ने जकड़ लिया, दिल के दरवाजे पर जैसे मोहब्बत खुद दस्तक देने आई हो, और उसने वो दरवाजा खोल भी दिया। उधर प्रीति और रश्मि हवेली के पोर्च में दबे पांव कुछ तलाश कर रही थी। पायल, श्रेया और सविता तो कब के डर के मारे वहां से गायब हो चुकी थी। रश्मि तो जैसे होश ही खो बैठी थी। अगर प्रीति ने उसे झकझोर कर होश में न लाया होता तो कुछ ही पलों में आर्यन सामने खड़ा होता।
और शायद रश्मि वहीं बेहोश हो जाती। प्रीति की आवाज ने दोनों के चारों ओर खिंची चुप्पी को तोड़ा। रश्मि बिजली की रफ्तार से पीछे हटी, दीवार से कूदकर हवेली की ओर भागी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसके डर में और इजाफा हो गया। रश्मि, आर्यन की आवाज से वो डर गई। संजय मुस्कुराते हुए रश्मि की ओर देखने लगा। रश्मि ने उसकी नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस की तो झट पलटी। संजय को घूरते देख उसकी धड़कन रुक सी गई। जहरीला संजय, उसने दबी जुबान में कहा और फौरन मुंह फेर लिया। दिल में उठते बेनाम एहसास, उसकी बदलती हालत और उस अनजान शख्स की नजदीकी उसे डरा रही थी। वो पलटी जरूर थी, पर संजय उसका चेहरा पूरी तरह से देख नहीं पाया था। सूरज की ढलती किरणों ने उसके चेहरे को धुंधला सा कर दिया था। बस उसकी पीठ देखता रह गया। उस अधूरी झलक की ख्वाहिश लिए स्टूल से उतरा और कोई रोमांटिक गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे की ओर चल दिया। उधर कहाँ भागी जा रही हो तुम दोनों? आर्यन की आवाज ने उन्हें रोक लिया। दोनों हवेली के अंदर जाने ही वाली थी। रश्मि ने घबराते हुए प्रीति की ओर देखा, जैसे जान निकल गई हो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ रश्मि, आर्यन ने सख्ती से कहा, हाथ पीछे बांधते हुए उनके सामने आ गया। प्रीति ने आंखें झुका ली और मुट्ठियां भींच ली। वो भैया, प्रीति को आपसे कुछ बात करनी थी, रश्मि ने बड़ी मुश्किल से कहा। प्रीति की हालत भी खराब थी और रश्मि तो वैसे भी अब तक आर्यन की सख्त निगाहों के घेरे में अपने आप को जकड़ा महसूस कर रही थी। अम्मा बुला रही हैं। रश्मि ने जान बचाने के लिए तेजी से प्रीति की ओर इशारा किया और वहां से भाग निकली। प्रीति ने पीछे पलटकर उसकी ओर देखा, जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बच निकली हो। उसके सिर पर जैसे कोई बड़ा बोझ लाद दिया गया हो। बिल्कुल अविश्वास भरी नजरों से रश्मि की ओझल होती पीठ को देखते हुए अब प्रीति की निगाहें आर्यन के गंभीर चेहरे पर जाकर टिक गईं। प्रीति ने घबराहट से लार निगली और घबराई सी सूरत बना ली। आर्यन की गंभीर नजरें सीधे उसकी आंखों में उतरती जा रही थी। प्रीति का मन किया कि काश धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, ताकि इस इंसान की निगाहों से बच सके। वो आर्यन जी, मैं। प्रीति ने सिर झुकाया और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कोई बहाना सूझ ही नहीं पाया। आर्यन के चेहरे की भौएं तन गईं। प्रीति ने डरी डरी निगाहों से उनके बदलते हाव भाव को देखा। हाँ, सुना था कि शहर से कुछ मेहमान आए हैं, तो सोचा देख लूं। मतलब कभी शहरी लोग देखे नहीं ना, सो बस देखना चाहा। जब दिल में हलचल मची हो और जुबान साथ ना दे, तो मुंह से जो निकलता है वो कुछ यूं ही उल्टा सीधा होता है। आर्यन के गंभीर चेहरे पर अब तनाव की लकीरें साफ दिखने लगी। उसने हाथ की मुट्ठियां कस ली, सख्त निगाहों से प्रीति को देखा और कहा, शहरी मर्द देखने की ना अब कोई जरूरत है और ना ही आगे कभी होगी। आपकी आंखों में जो एक गांव की सीधी सादी इज्जत वाली लड़की की छवि है, उसी को वैसे ही रहने दो, क्योंकि उस दिल में जिसमें मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, वो निगाहें सिर्फ मेरा ही अक्स झलकाएं। आर्यन के लहजे में जुनून भी था और मोहब्बत की शिद्दत भी। वो कह गया और प्रीति के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो उसे अविश्वास और हैरानी से देखती रहेगी। तो क्या क्या वो वाकई मोहब्बत करता है मुझसे? उसका दिल सवालों से भर गया। कब, कैसे, क्यों? उसका दिमाग जवाब खोजने में उलझ गया। जिस तरह एक औरत अपने ऊपर जमी नजरों से मुकाबला करने का हौसला जुटा लेती है, उसी तरह एक मर्द भी औरत की आंखों से उसके दिल तक झांक लेता है। तुम्हारी निगाहों में मेरे लिए जो मोहब्बत, इज्जत और लगाव है, वो मेरी आंखों से छिपा नहीं है। बहुत जल्द बाबा और अम्मा को भेजूंगा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। इंतजार करना मेरा। और हाँ, दोबारा तुम्हारे मुंह से किसी गैर मर्द का नाम ना सुनूं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर्यन ने ये कहते हुए 2 कदम आगे बढ़ाए। प्रीति के कंधों से सरकता उसका दुपट्टा उठाया, 2 उंगलियों की मदद से उसे धीरे से उसके सिर पर डाल दिया और वहां से चुपचाप निकल गया। उसके जाते ही प्रीति ने जैसे रुकी हुई सांसों को बाहर छोड़ा। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन अब उसमें डर से ज्यादा कुछ और था, एक यकीन या शायद मोहब्बत। दिल किसी बच्चे की तरह गुदगुदा गया था। होठों पर एक मीठी मुस्कान ठहर गई थी। मैं भी उन खुश नसीबों में शामिल हूँ। सच में मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। सर उठाकर दूर तक फैले नीले आसमान को देखते हुए प्रीति
मुस्कुराई हुई भागी थी। कमला ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखों में सवाल थे और प्रीति की तरफ देखने का अंदाज कुछ ज्यादा ही चौंका देने वाला था। क्या आर्यन से बात हुई? वो तुझे प्यार करता है? प्रीति शर्माई, दुपट्टे का पल्लू दांतों के नीचे दबा लिया और मुस्कान को छुपाने की कोशिश करने लगी। हाँ, 100%। प्रीति ने हल्की आवाज में कहा। चलो भाई, एक का तो काम बन गया, अब दूसरी की बारी है, कमला ने मुस्कुराते हुए कहा और नजरों से चुप बैठी रश्मि की ओर इशारा किया। रश्मि ने माथे पर हल्की सी सिकन ली। उलझन और झेप उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। क्या मतलब, मेरी तरफ इशारा कर रही हो? उसने संकोच में पूछा। इतनी नासमझ मत बनो रश्मि, पायल ने हंसते हुए कहा। कल देखा था ना हमने, कैसे वो सांवले रंग वाला लड़का तुम्हें एकटक देखे जा रहा था। मैं कल शाम से ही बेचैन हूँ, बस उन्हीं आंखों की वजह से। रश्मि धीरे से बोली। भूल जाओ, कोई लौंडा लफंगा होगा, मुझे तो बस मेरे किट्टू से मिलना है, श्रेया मचलती हुई बोली। वे सब हवेली के लॉन में ठंडी घास पर बैठी गपशप कर रही थी। वहीं प्रीति ने अपनी आर्यन से हुई मुलाकात की बात सबको बताई थी, लेकिन रश्मि कहीं खोई खोई सी थी। उसके जेहन में सब कुछ उलझा हुआ था। कौन था वो? क्यों उससे टकराने के बाद दिल वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था? दिल में कोई बेचैनी थी और कोई अधूरापन। उसकी आंखों के सामने अब भी वही निगाहें घूम रही थी, गहरी और सीधी, दिल में उतर जाने वाली। मोहब्बत ने अपनी असली फितरत दिखाई। कहानी जो अब तक सपनों जैसी चल रही थी, अचानक जैसे किसी ने उसे बीच से फाड़ दिया हो। डायरी के आखिरी पन्ने पर यही दर्ज था। संजय कुमार और रश्मि की कहानी यहीं तक थी। संजना बालकनी में झूले पर बैठी चांद को एकटक निहारती वो डायरी सीने से लगाए गहरी सांस भर रही थी। अब समझ में आया, रश्मि बुआ ने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि वो मोहब्बत से ठुकराई गई। लेकिन क्या हुआ था ऐसा? क्या संजय और रश्मि बुआ कभी एक हुए ही नहीं? अगर होते तो आज रश्मि जी अकेली ना होती। अगर संजय का देहांत हुआ होता तो रश्मि बुआ इतनी खामोश ना रहती। अम्मा कहती थी हमारे खानदान में बाहर शादी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर कुछ हुआ था। क्या संजय ने रश्मि बुआ को धोखा दिया था? या फिर ये भी हो सकता है कि रश्मि बुआ को अपना बनाने से पहले ही संजय कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए हों। उफ, कितने सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना अब बहुत जरूरी हो गया है। संजना की नजरें चांद पर टिकी थी, उलझन पर उलझन थी जिन्हें अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सीधी सफेद सलवार कुर्ता पहने, सिर पर हल्का रेशमी दुपट्टा ओढ़े, कंधे पर बैग डाले वो डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी, जहां उसकी माँ प्रीति अपने सदे चेहरे के साथ नौकरानी को कुछ जरूरी हिदायतें दे रही थी। उठ गई बेटा, कहाँ जा रही हो? प्रीति ने उसे कुर्सी खींचकर बैठते देखा तो गंभीरता से पूछा। माँ, यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ जरूरी काम है। गिलास में जूस डालते हुए संजना ने सहज लेकिन ठहराव से जवाब दिया। परसों तुम्हारी शादी है और तुम आज बाहर जा रही हो। तुम्हारे पापा और दादाजी को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। प्रीति की छोटी बहन सविता मौसी ने थोड़े चिंतित स्वर में कहा, जो उसके सामने ही बैठी थी। संजना की नजरें झुक गईं। इस हवेली की कड़ी परंपराओं से वो भली भांति वाकिफ थी। वैसे माँ, रश्मि बुआ ने अब तक शादी क्यों नहीं की? संजना के इस सवाल पर प्रीति का हाथ, जो अभी मुंह तक जा ही रहा था, वहीं ठहर गया। चेहरा पीला पड़ गया। डाइनिंग हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अतीत के किसी गहरे कुएं में उतर गई हो। कितनी बार कहा है संजना, ऐसे सवाल मत किया करो। पहले भी बताया है, हम अपनी जात बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते और बिरादरी में उनके लिए कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। प्रीति की आवाज में अब सख्ती थी। संजना ने आंखें नीची करते हुए धीरे से सिर हिलाया। अब समझ आ गया था कि जब जब वो यह सवाल करती, उनकी आंखों का रंग क्यों बदल जाता था। माँ, आपकी और पापा की शादी तो पसंद की थी ना? सवाल जैसे जुबान पर खुद ब खुद आ गया। हाँ बेटा, लेकिन क्यों ऐसे सवाल कर रही हो बार बार? अपने ब्याह पर ध्यान दो। प्रीति अब झुलझुला उठी थी, क्योंकि माँ अब भी यकीन नहीं होता कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इस हवेली की पुरानी रस्में किसी पिछड़े युग की ही लगती हैं। अगर बेटी बिरादरी से बाहर शादी नहीं कर सकती और बेटा अगर चाहे तो
बिरादरी से बाहर शादी कर ले। कभी कभी लगता है आप असली वजह मुझसे छुपा रही हैं। कुर्सी से उठते हुए तल्खी के साथ संजना ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गई। प्रीति ने उसकी पीठ की ओर देखते हुए अपनी नजरें चुराईं। उन्हें अपनी बेटी से वही बगावत तेवर महसूस हुए जो उन्होंने सालों पहले किसी की आंखों में देखे थे। बागी मत बनना संजना, वरना जिंदगी बहुत भारी पड़ जाएगी। माँ का स्वर पीछे से आया, थका हुआ और टूटा सा। संजना के कदम ठिठके, उसकी आंखें नम थी, दिल पर जैसे किसी ने पाँव रख दिया हो। बागी होती तो यूं चुपचाप शादी के लिए हाँ न कह देती माँ। अपने एहसासों को, अपने हक को दबा देना अगर समझदारी है तो मैं बागी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिंदगी आसान तो नहीं है ना। बिना मुड़े, बिना पीछे देखे यह कहते हुए संजना बाहर निकल गई। प्रीति की आंखों में नमी तैर गई थी। उन्होंने संजना की जाती हुई पीठ को देखा, फिर उस कमरे की ओर नजर डाली जहां गुलाबी सलवार कुर्ता पहने रश्मि चुपचाप खड़ी उन्हें बेजान निगाहों से ताक रही थी। प्रीति की आंखों से बेबस माँ की सी झलक साफ दिख रही थी। संजना किताबें सीने से लगाए कॉलेज के सुनसान बरामदे से गुजर रही थी कि अचानक किसी ने उसकी कलाई थाम ली, झटके से एक कमरे में खींच लिया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले कि दरवाजा बंद हो गया और वो किसी दीवार से टिक चुकी थी। संजना का चेहरा सफेद पड़ गया, चीख हलक तक आई पर गले से बाहर नहीं निकली। वो सन्न खड़ी थी। जब उसने सामने देखा तो अमन, उसकी आंखें गुस्से और बेचैनी से लाल थीं। उसकी तेज सांसें संजना के चेहरे से टकरा रही थी। ये क्या कर रहे हो अमन, छोड़ो मुझे। संजना ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, उसकी आवाज थरथरा रही थी। क्यों कर रही हो ये सब संजना, क्यों? अमन ने उसकी कलाई और कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में ताव था और आवाज में झुलझुलाहट। संजना ने नजरें झुका ली। मैंने कुछ नहीं किया, ना ही आपको कोई उम्मीद दिलाई। उसने कोशिश की कि उसकी आवाज कांपे नहीं। अमन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। तो अब तुम कह रही हो कि जो कुछ भी था वो बस मेरी तरफ से था? दिल तो मैंने लुटाया था, लेकिन कत्ल भी मैं ही करूं, है ना? संजना का गला रुंध गया। मैंने कोशिश की थी कि आप अपनी हद में रहें। मैंने कभी आपको बढ़ावा नहीं दिया, फिर भी आपकी शिकायत मुझसे क्यों? वो घूम कर जाने लगी तो अमन ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। अगर वाकई कुछ नहीं था तो मेरी आंखों में देखकर कह दो, फिर मान जाऊंगा कि तुमने मुझसे कभी कुछ महसूस नहीं किया। संजना की आंखों में पानी भर आया था, मगर वो जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अमन का चेहरा उसके बेहद करीब था और वो धीरे धीरे फुसफुसाया, मैंने सिर्फ तुमसे चाहा था कि एक बार हाँ या ना कह दो, लेकिन तुम तो खामोश रहकर सब कुछ कहती रही। संजना के होंठ थरथराने लगे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को झटक कर आजाद किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। पर अमन की आंखों में अब भी वो अधूरा सवाल बाकी था। हमारी शादी नहीं हो सकती? संजना की आवाज टूट रही थी, जैसे कोई भीतर से बिखर रहा हो। अमन ने सामने आकर उसका रास्ता रोका और मैंने कहा था मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, बस तुम साथ दो। संजना, उसने दरवाजे के पास हाथ मारा पूरी ताकत से, जैसे अपने जज्बातों का बांध तोड़ दिया हो। संजना ने आंखें बंद कर ली, उसका पूरा वजूद कांप उठा। हमारा खानदान, हमारे रीति रिवाज, ये सब नहीं होने देंगे अमन। वो कह रही थी कि अमन का गुस्सा फूट पड़ा। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारे खानदान की बंदिशों से, इन झूठे असूलों से, इन दिखावटी परंपराओं से। उसने संजना के दोनों कंधे थाम कर उसे झंझोड़ डाला। मैं टूट रहा हूँ संजना, मेरा प्यार, मेरा जुनून सब चकनाचूर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा क्योंकि मेरी मोहब्बत में हिम्मत है और मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। संजना की आंखों से आंसू बह निकले। ये मुमकिन नहीं है। आप जानते हैं मैंने आपको कभी हाँ नहीं कहा। जो कुछ भी था बस आपकी तरफ से था। मैंने कोशिश की थी आपको रोकूं, समझाऊं, बताया था हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वो पलटी अपने आंसुओं को छुपाते हुए। मुझे अपने लिए कोई फैसला लेने का हक नहीं है अमन। 3 दिन बाद मेरी शादी है, बस अब सब खत्म हो चुका है। भूल जाइए मुझे। जैसे मैंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया है, वैसे आप भी अपने प्यार की कब्र बना लीजिए। अमन के हाथ फड़के, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में एक जिद थी, एक यकीन था, एक जुनून था।
तुमने मेरी मोहब्बत को दफन तो किया, लेकिन उसे मारा नहीं, और जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं इस मोहब्बत को फिर से जिंदा करूंगा। तुमने कबूल तो किया ना, मोहब्बत थी मुझसे। अमन ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। जस्ट वेट एंड वॉच संजना, अब मैं तुम्हें अपना बनाकर ही मानूंगा। संजना का दिल कांप उठा। प्लीज अमन, ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरी इज्जत पर सवाल उठे। अमन रुका, उसकी आंखों में एक अलग ही शांति उतर आई। संजना, तुम मेरे लिए इज्जत हो, गौरव हो। तुमको छोटा दिखाना मतलब खुद को मिटा देना। मैं तुम्हारा नाम नहीं गिराऊंगा, बल्कि उसे अपने सर का ताज बनाऊंगा। वो पास आया, संजना के सिर पर पड़े दुपट्टे को संभालते हुए बस हल्के से माथे को छुआ, फिर कुछ भी कहे बिना मुड़कर क्लासरूम से बाहर चला गया। और संजना, वो वहीं खड़ी रही, अपने धड़कते सीने के साथ, जैसे अब मोहब्बत फिर से जी उठी हो। उसके जाते ही संजना फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। जब से होश संभाला था, तभी से एक सवाल उसके दिल दिमाग में घर कर गया था। आखिर रश्मि बुआ ने कभी शादी क्यों नहीं की? क्या इसका वास्ता उनके भाई और उसके पापा आर्यन या दादाजी के सख्त और ठंडे रवैये से था? इस सवाल का जो जवाब उसे पहले मिला था, वो कभी उसे संतुष्ट नहीं कर सका। उसे अपनी हवेली के सख्त कायदे कानून और परंपराओं का अच्छे से पता था। वो खुद भी तो उसी परंपरा की वजह से बर्बाद होने वाली थी, जहाँ उसकी पसंद नापसंद का कोई मोल नहीं था, जहाँ उसे भी एक पशु की तरह किसी अनजान लड़के से ब्याह दिया जाने वाला था, बिना पूछे बिना समझे। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि रश्मि बुआ ने बस घर के डर से अपना सब कुछ लुटा दिया था। उसके दिल में कहीं एक सच्चाई छिपी थी, और यह तलाश रश्मि बुआ की अलमारी में कपड़ों के नीचे छुपी एक पुरानी डायरी तक पहुंच गई। जब उसने उस डायरी को पढ़ा, तब जाकर उसे असली बात समझ आई। रश्मि और संजय कुमार की अधूरी प्रेम कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जो अधूरी रह गई थी। क्या रश्मि बुआ को अपने प्यार की सजा मिली थी? क्या संजय कुमार ने उन्हें धोखा दिया था? या वजह वही थी जो आज संजना की मोहब्बत को खत्म कर रही थी? क्या हवेली की सख्त परंपराएं और रस्में ही उनकी मोहब्बत के बीच आई थी? क्या उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी और हार मान ली थी? बहुत से सवाल थे जिनका कोई सीधा जवाब नहीं था, लेकिन उन सवालों के बीच एक और तूफान खड़ा हो गया था। अमन, जो अब उसकी जिंदगी में आया था और दिल पर राज कर बैठा था। अमन की आंखों में जब भी प्यार दिखता, संजना खुद पर काबू नहीं कर पाती। अब उसे अपनी ही कमजोरी की सजा भुगतनी थी। अपनी मोहब्बत को ठुकराते हुए, आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए, वो फर्श से अपना बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर चली गई। हवेली के लॉज में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। दादाजी और आर्यन गुस्से में तमतमाई आंखों से अमन को घूर रहे थे, जिसने उनकी पोती संजना से मोहब्बत का इजहार किया था। उनकी इज्जत, रिवाज और घमंड पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। और वही दरवाजे के पीछे खड़ी संजना अपने ही पैरों से जान निकलती महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। ये आदमी इस हद तक चला जाएगा। संजना का दिल डर से थमने के कगार पर था, जबकि प्रीति का पूरा वजूद कांप रहा था। जानते हो बेटा, इस गुस्ताखी की सजा मौत भी हो सकती है। आर्यन साहब की गरजती आवाज पूरे लॉज में गूंज उठी। अमन बस मुस्कुराया। कितना खून बहाओगे आप? मुझे तो लगा था उम्र के साथ इंसान थक जाता है, गुनाहों का बोझ कंधों को झुका देता है, लेकिन आप तो अब भी वैसे ही खड़े हैं जैसे कभी थे। शायद आपको आज तक कोई अफसोस नहीं हुआ। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन बातों में साफ था वो अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहा था। प्रीति, जो किचन की दहलीज पर खड़ी थी, सिहर गई। वहीं रश्मि जी, जो दीवार से लगी खड़ी थी, उनकी आंखों में जैसे पुराने दिनों की तस्वीरें लौट आईं। उन्हें उस नौजवान में संजय कुमार की झलक दिखी, वही जो उन्हें अधूरी मोहब्बत की विरासत सौंप गया था। जुबान संभाल के बात कर लड़के। आर्यन साहब अब और गुस्से में थे। उन्होंने बंदूक उठाई और अमन की तरफ तान दी। संजना, जो कमरे के बाहर खड़ी थी, ये नजारा देखकर दिल थाम गई, लेकिन अमन का आत्मविश्वास डिगा नहीं। वो वहीं शांत खड़ा था, मानो कह रहा हो, चलाओ गोली अगर इतना ही गुस्सा है। लेकिन नहीं, सब थम गया। मेरी जुबान काबू में है अंकल, उसने विनम्रता से कहा। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैं बस उस खून का हिसाब मांग रहा हूँ जो कभी बेवजह बहाया गया था, जिसमें आपका भी हाथ था। इतना कहते ही रश्मि जी की
आंखों में बसी सब थकावट लौट आई। संजना ने हैरानी से अमन को देखा। आर्यन साहब और प्रीति के चेहरे पर भी तेजी से रंग बदले। कितने सालों से लड़कियों पर मोहब्बत हराम कर रखी है आपने। अगर किसी लड़की को कोई पसंद आ जाए तो उसे बागी करार देते हैं, उसे मारने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस दरिंदे से शादी करवा देते हैं जिसकी पूरी जिंदगी शराब, जुआ और कोठों में बर्बाद हुई है, और आप लोग आंख मूंद लेते हैं क्योंकि वो आपके जात बिरादरी का है। अमन ने एक फाइल उठाई और मेज पर रख दी। इस फाइल में उस लड़के की सच्चाई है जिससे आप संजना की शादी करवाना चाहते हैं, और मुझे यकीन नहीं कि आप लोग इससे अनजान हैं। आप लोग बस वही घिसे पीटे नियम निभाते आए हैं। लड़की को अपनी पसंद चुनने का हक नहीं होता। हमारी बिरादरी से बाहर शादी नहीं हो सकती, और जब कोई मोहब्बत करने की हिम्मत करता है तो आपकी गैरत जाग जाती है। अब अमन की आवाज में कंपन नहीं था, सिर्फ सच था। जो मोहब्बत आपने बरसों पहले दफना दी, जिसे आपने गैरत के नाम पर मार डाला, आज वो फिर से लौट आई है। मोहब्बत करता हूँ मैं संजना से, और आज उसी मोहब्बत को इज्जत देने आया हूँ। उसका हाथ मांगने आपके घर पर आया हूँ, जैसे कभी संजय कुमार रश्मि जी का हाथ मांगने आए थे। वो अपनी जगह से उठते हुए बोल रहा था, और रश्मि बुआ अपना दिल थामे खड़ी थी, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से ताजा हो गई हो। संजना जमीन पर बैठती चली गई। उसके लिए ये सब किसी तूफान से कम नहीं था। हैरानी और यकीन न कर पाने के हालत में उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? क्या फिर एक मोहब्बत का कत्ल होगा? क्या फिर किसी की सांसें सिर्फ इसलिए छीनी जाएंगी क्योंकि उसने किसी से प्यार कर लिया? अमन की आवाज गूंज रही थी, जैसे बरसों पहले संजय कुमार को खत्म कर दिया गया था, जो हाथ जोड़कर इज्जत से आपकी हवेली पर आया था अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी मांगने। लेकिन आपने इज्जत के नाम पर, गैरत के नाम पर उससे सब छीन लिया, उसकी सांसें भी। आपने अपनी ही बहन रश्मि की आंखों के सामने उसकी मोहब्बत को खत्म कर दिया। वो चीखी थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन आपको रहम नहीं आया। क्यों आता? उसने तो मोहब्बत कर ली थी, जो आपके नियमों में गुनाह है। उसने अपनी पसंद बताई थी, आपसे शादी की इजाजत मांगी थी, और आपने उसकी दुनिया उजाड़ दी। आपको याद है वो दोपहर जब धूप अपने चरम पर थी और आप दोनों उसे गले से पकड़कर इस हवेली के खुले आंगन में ले गए थे, जब रश्मि आपके पीछे रोती हुई दौड़ी थी और आपने उसके सामने ही उसके महबूब के सीने में गोलियां उतार दी थी? याद है वो लम्हा? याद है संजय कुमार के हाथ जो आखिरी बार आपके सामने जुड़े थे? याद है उसकी मुस्कान जो आखिरी बार आपकी हवेली की चौखट पर थी? आप कहते हैं मोहब्बत इज्जत का सौदा है, तो फिर बताइए, जब आर्यन साहब आपने अपने प्यार को अपनाया तो वो कैसे जायज था? क्यों आपको सब माफ था और संजय को मौत मिली? क्या आपकी गैरत सिर्फ तब जागती है जब लड़की अपनी पसंद बताती है? ये गैरत नहीं, ये जुल्म है, ये अन्याय है। अमन की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई का जुनून था। रश्मि की सिसकियां हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। संजना को लग रहा था उसका दिल अब धड़कना छोड़ देगा। प्रीति भी कांप रही थी, वो इस जुल्म की गवाह थी। उन्होंने देखा था अपनी सबसे प्यारी दोस्त रश्मि को टूटते हुए, बिखरते हुए। रश्मि की आंखें भर आईं। वो बोली, हाँ, उन्होंने मारा था संजय को, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं चिल्लाई थी, रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन बाबा और भैया साहब ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं कहती रही, मुझे भी मार डालो, मैं कैसे रहूंगी संजय के बिना, कैसे जीऊंगी उस बोझ के साथ कि मेरी मोहब्बत किसी की मौत बन गई। लेकिन उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी। उन्होंने हम दोनों के साथ जुल्म किया, मगर मैंने कभी किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ा। हर बार जब मेरी शादी तय करने की कोशिश हुई, मैंने इनकार कर दिया, भागने की धमकी दी। हर बार बच गई, लेकिन हर बार संजय के नाम पर जीती रही। ये जो मेरे पिता और भाई है ना, भागने की धमकी सुनकर बदनामी से डर गए थे, लेकिन जब ये खुद मेरी जान मुझसे छीन रहे थे तब नहीं तड़पे। कहते हैं मुझसे लगाव रखते हैं, ऐसे होते हैं अपने। मजाक बना के रख दिया मेरी मोहब्बत का। एक तरफ अपनेपन का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ मुझे ताउम्र के लिए सजा दे दी। मुझे मेरे महबूब से जुदा कर दिया।
दिया, तड़पते रहने को छोड़ दिया। माफ नहीं कर पाऊंगी इन्हें, बिल्कुल भी नहीं। रश्मि की आंखों से बहते आंसू अब गर्म अंगारों से लग रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, लेकिन अब मैं एक और रश्मि नहीं बनने दूंगी। वो फर्श से उठी, लटे बिखरी थी, कपड़े भीगे हुए थे, आवाज में दर्द और जिद दोनों थी। मोहब्बत मेरे लिए जहर बनी है, लेकिन अब और किसी के लिए ये जहर नहीं बनने दूंगी। तुम मोहब्बत करते हो ना संजना से? अमन की ओर देखते हुए बोली। तो इसे ले जाओ, मोहब्बत अब नहीं मरेगी, बहुत थक गई है ये। अब इसे सुकून चाहिए, खुशी चाहिए। वो ठिठकी और गहरी नजर से अमन को देखती हुई बोली, लेकिन पहले ये बताओ, तुम मेरी कहानी कैसे जानते हो? कौन हो तुम? अमन ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में उसे संजय कुमार की छवि दिख रही थी, उसी की जैसी गहराई, वैसी ही सच्चाई। आंटी, अमन की आंखें भीगी थी, आवाज कांप रही थी। मैं अमन हूँ, संजय कपूर के दोस्त, राजीव का बेटा, वो जो संजय जी के साथ इस गांव में आए थे। संजय कुमार और आपकी अधूरी मोहब्बत की कहानी का आखिरी किरदार। मेरे पास एक किताब है जिसमें आपके नाम पर एक एक लफ्ज दर्ज किया गया है, लेकिन वो किताब अधूरी है क्योंकि आपकी मोहब्बत अधूरी है। उसने अपना कांपता हाथ बढ़ाया, रश्मि जी का हाथ थामा। फाड़ दो, फेंक दो। रश्मि ने हाथ खींचते हुए गहरी चोट वाली मुस्कान दी। कहानी अधूरी ही ठीक है, कम से कम उम्मीद बाकी तो रहती है। दूर खड़ी संजना ने एक नजर आर्यन साहब और बलवीर जी पर डाली। दोनों की आंखें नम थी, लेकिन चेहरों पर अब भी जड़ता थी। धीरे धीरे वो उनके पास चली गई और उनके पैरों में बैठ गई। दादाजी, उसने बलवीर जी का हाथ थामते हुए कहा, मोहब्बत कभी हराम नहीं होती। आपको मम्मी और पापा की मोहब्बत पर गैरत क्यों नहीं आई? फिर आप पापा को भी मम्मी से अलग कर देते। असल मसला लड़की और लड़के का है। लड़का मोहब्बत करे तो इज्जत और लड़की करे तो शर्म। लड़कियां भी तो सीने में दिल रखती हैं, उनकी भी तो भावनाएं होती हैं। फिर उनके प्यार पर सवाल क्यों? उसकी पसंद सुनते ही क्यों आपकी गर्दन अकड़ जाती है? क्यों जात समाज इज्जत का झंडा लेकर बंदूकें निकल आती हैं? क्यों जब लड़की किसी को पसंद करती है तो उसे गोली से जवाब दिया जाता है? लड़की की पसंद मान लेने से समाज में इज्जत नहीं जाती दादाजी, बल्कि इंसानियत और रिश्तों की लाज बची रहती है। वो किताब जिसका मैंने जिक्र किया था, उसका नाम नजर है। संजय सर ने ही लिखी है। आपने जैसे आज तक शादी नहीं की, वैसे ही उन्होंने भी नहीं की, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर कचोटती रही। क्यों? मैंने उनसे बार बार पूछा, बहस की, जवाब मांगा, फिर उन्होंने चुपचाप वो किताब मेरे हाथ पे रख दी। उस किताब को पढ़कर मैं समझ गया कि मोहब्बत अधूरी रहने से इंसान अधूरा रह जाता है। बस तभी से मैंने ठान लिया कि आपको ढूंढूंगा और इस अधूरी कहानी को मुकम्मल करूंगा। इसी इरादे से मैं गांव आया, आपके बारे में पता किया, और इसी दौरान मुझे संजना के बारे में पता चला। अब बताइए, जिस लड़की की आंखें बिल्कुल आपकी जैसी थी, जिन सहज सी जैसी आंखों के दीवाने संजय सर थे, भला मैं कैसे उन आंखों से बच पाता? मुझे मोहब्बत हो गई आपकी भतीजी से, और आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। संजय कुमार की जिंदा होने की बात सुनकर आर्यन और बलवीर जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रश्मि की हिचकियों में डूबी रुलाई कमरे में गूंज रही थी। वो वहीं फर्श पर बैठी थी और पास ही बैठी संजना भी बिल्कुल उसी हाल में थी। बस करो यार, संजय कुमार की नम आवाज गूंज उठी। अभी इतना हक तो नहीं है मेरा कि तुम्हारे आंसू पोंछ सकूं, लेकिन सालों तड़पा हूं मैं। अगर अमन ना होता तो शायद आखिरी सांस तक तड़पता ही रहता। अब जब वो तड़प खत्म होने को है, तो तुम आंसू बहाकर भी मुझे तड़पा रही हो। सभी लोग संजय कुमार को देखकर चौंक गए। बलवीर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। संजय की आंखों में वो ही पुरानी मोहब्बत थी। 20 साल बाद सामने बैठी थी वो, जिसके लिए उसने उम्र बिता दी थी। वो सारी दूरियां मिटा देना चाहता था। उसने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन रश्मि ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। रश्मि संजय कुमार को अपने सामने देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। वह बोली कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुमसे वादा लिया था कि यहाँ फिर कभी नहीं आओगे। मैंने कितने सालों तक यह बात लोगों से छुपा कर रखी कि तुम जिंदा हो, अपने भाई और अपने बाप से, तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इन्हें पता चलेगा, यह तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेंगे। प्रीति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और आर्यन का भी दिमाग फटा जा रहा था। संजय कुमार बोले, रश्मि, आज मैं यहाँ अमन की वजह से आ पाया हूँ, वरना शायद मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता। और आर्यन जी, आप सोच रहे होंगे कि आपने तो मुझे मार डाला था, मुझे गोलियां लगी थी,
और अधमरी हालत में गांव से बाहर आप फेंक आए थे, लेकिन मेरे दोस्त ने हार नहीं मानी। वह मुझे गाड़ी में डालकर तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि खून बहुत ज्यादा बह चुका है, उम्मीद बहुत कम है। लेकिन शायद रश्मि की मोहब्बत ने मुझे मरने नहीं दिया और मैं मौत के मुंह से वापस लौट आया और मैं जिंदा बच गया। मैंने रश्मि को ये खबर दी तो रश्मि ने मुझे यहाँ आने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं अगर उसे जिंदा देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ना आऊँ। रश्मि ने कहा कि आप अगर यहाँ आएंगे तो मेरे भाई और मेरे पिता आपको भी मार डालेंगे और मुझे भी मार डालेंगे। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी जान प्यारी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप लोग रश्मि को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। लेकिन कई सालों बाद जब अमन को मेरी कहानी के बारे में पता चला तो उससे रहा नहीं गया और उसने तुम्हारी खोज शुरू कर दी। और जब वह यहाँ आया तो संजना की मोहब्बत में वह खुद भी गिरफ्त हो गया और आज उसका फोन मेरे पास आया और उसने कहा कि अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप रश्मि जी के गांव आएं। मैंने उसे साफ मना कर दिया। वह बोला अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही आ जाएं। आपको पता है रश्मि जी रोज आपकी यादों में मरती हैं और अगर आज आप नहीं आए तो मेरी हालत भी उनके जैसी ही हो जाएगी। मेरी मोहब्बत भी मुझसे शायद छीन ली जाए। जब मैंने अमन के मुंह से सुना कि तुम एक बेजान लाश के जैसी हो गई हो तो मेरा दिल रो पड़ा और मेरी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। मैं नहीं चाहता था कि अमन भी हमारी तरह इस दर्द को झेले जो हमने कई सालों तक झेला है। और मैं अब और ज्यादा तुम्हारी जिंदगी को तड़पते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए आज तुम्हारी चौखट पर चला आया, फिर से एक बार अपनी मोहब्बत को मांगने के लिए। संजय कुमार ने कहा, आर्यन, क्या तुम्हारा दिल इतना कठोर है? वह दिल जिसने खुद मोहब्बत करी थी, वह दूसरों की मोहब्बत के लिए इतना कठोर कैसे हो सकता है? आखिर तुम कब तक किसी की मोहब्बत का गला घोटते रहोगे? कम से कम अब तो यह पाप करने से बच जाओ। अमन बोला, अब फैसला आपके हाथ में है दादाजी और होने वाले ससुर जी। क्या हम इस कहानी को अंजाम तक ले चलें? उसकी आवाज में विनम्रता थी लेकिन भरोसा भी। आर्यन और बलबीर जी की आंखें झुकी थी। अपने किए पर अफसोस था लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी कि शायद अब सब ठीक हो सकता है। प्रीति ने आर्यन के कंधे दबाए। उसकी आंखों में एक नमी थी और एक निवेदन भी कि अब मासूम लोगों की जिंदगियां और बर्बाद मत करो। आर्यन भी अब नफरत पालते पालते थक चुका था और आज अपनी नजरों में गिर चुका था। बलवीर जी भी नजर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्का सा सुकून था। संजय को जिंदा देखकर ऐसा लगा जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। अब भी माफ नहीं करोगी? आर्यन की आवाज टूटी हुई थी। रश्मि ने आंसुओं के बीच हल्की सी मुस्कान दी। अगर ये मोहब्बत सच्ची ना होती तो शायद मैं अब भी नफरत में जलती रहती, लेकिन आज मैं माफ कर रही हूँ। अपने लिए नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए। जिस गुनाह की माफी दुनिया में नहीं थी उसका हिसाब ऊपर होगा, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो सके। अगले ही दिन दो अधूरी मोहब्बतों को पूरा कर दिया गया। बरसों से तड़पती कहानी। संजय कुमार और रश्मि एक हो गए। अमन को भी हमेशा के लिए संजना मिल गई। आर्यन और बलवीर जी ने खुशी खुशी रश्मि और संजना को विदा कर दिया। एक लंबी जंग के बाद रश्मि और संजय कुमार की शादी हो गई और संजना भी अमन की दुल्हन बन गई। अमन संजना को लेकर अपने घर पहुंचा जहां उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया। दरवाजे पर खड़ी संजना सुर्ख शादी के जोड़े में अमन का हाथ थामे भीतर चली आई। संजय कुमार के घर में भी आज कई सालों बाद खुशियों की हंसी गूंज रही थी। संजय कुमार ने रश्मि की तरफ देखा। देखा, कहा था ना तुम्हें पाकर ही रहूंगा। फिर वो मुस्कुराया। अगर मर्द की मोहब्बत सच्ची हो तो अपनी मनपसंद औरत को दुनिया से नहीं नसीब से जीत लाता है। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, चाहे प्यार करने वाले जिंदा हो या ना हो, पर प्यार हमेशा जिंदा रहता है। आपने न सिर्फ हमारी मोहब्बत को मंजिल दी बल्कि रश्मि बुआ और उनके शर्मीले बाबू संजय कुमार को फिर से मिलाने का जरिया भी बने। संजना अमन से बोली। अमन संजना का हाथ थामे हाथों को अपने होठों से छूते हुए बोला, जिन्हें मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं, हर हाल में। संजना उसके बेहद करीब आई। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखने लगी। उन आंखों में भावनाओं का तूफान था। इजाजत है? उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम्हें हमेशा के लिए अपना
बना लूं, खुद में कैद कर लूं, ताकि भागने की हर राह बंद हो जाए, ताकि मेरे सिवा तुम्हें और कहीं सुकून ना मिले, मैं तुम्हारी मंजिल बन जाऊं। वो उस लड़की से इजाजत मांग रहा था जो खुद उसकी बन चुकी थी। संजना के दिल में अमन की मोहब्बत और भी गहरी हो गई। अगर उसने ये हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद संजना मोहब्बत को ठुकराकर खुद को तबाह कर लेती, लेकिन आज वो हिम्मत ही थी जिसकी वजह से वो अब उसकी थी पूरी तरह से। कुछ कहे बिना ही संजना ने उसका हाथ थामा, उसके गले में बाहों का हार डालकर खुद को उसे सौंप दिया। अमन उसकी इस अदा पर फिदा हो गया, उसके चेहरे के करीब झुकते हुए उसकी सांसों में समा गया। मोहब्बत जीत गई, संजना मुस्कुराकर बोली, हमारी मोहब्बत अब कोई अधूरी कहानी नहीं, ये मुकम्मल है। अब ये कोई दर्द नहीं, कोई पाबंदी नहीं, ये अब एक आजादी है, एक राहत है जो आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ अपने घर के कमरे में संजय कुमार इस मोहब्बत की जीत पर सिर झुकाकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे सारा बोझ उतर गया हो। क्या देख रहे हैं आप मुझे ऐसे? रश्मि ने शर्माते हुए पूछा। मैं देख रहा हूँ, संजय कुमार हौले से बोले कि मेरी वो शर्मीली सी रश्मि जो मेरी नजरों से पिघल जाया करती थी, आज इतनी बेबाक हो गई है। वो हंसे, इतने सालों बाद जब इन आंखों को अपना महबूब दिखा है तो अब ये आंखें दीदार की प्यास नहीं छुपा पाएंगी। अब मेरे बस में नहीं है ये सब। रश्मि मुस्कुराते हुए बोली और अपना सिर संजय कुमार के सीने पर रख दिया, वही जहां दिल धड़कता था। उस दिल की हर धड़कन आज बस एक ही नाम दोहरा रही थी, रश्मि। पहली नजर नाम की किताब जिसका हर लफ्ज मोहब्बत से लिखा गया था, अब मुकम्मल हो चुकी थी। अब उसमें सिर्फ रश्मि और संजय कुमार की नहीं बल्कि संजना और अमन की भी कहानी दर्ज थी, क्योंकि बिना इन दोनों की मोहब्बत के वो पहली कहानी भी अधूरी थी। अब किताब का आखिरी पन्ना लिखा जा चुका था। मोहब्बत जुर्म नहीं होती, मोहब्बत बस मोहब्बत होती है। मोहब्बत एक साधारण इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। दोस्तों, हर इंसान को मोहब्बत करने का अधिकार है, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। बेहतर जीवन साथी वह होता है जो एक अच्छा इंसान हो, इज्जत दे, सम्मान दे और प्यार दे। जात पात का भेदभाव समाज के लिए एक जहर के समान है। दो प्यार करने वाले लोगों को भेदभाव के नाम पर अलग कर देना, उनकी जिंदगी को तबाह कर देना एक पाप के समान है। हमारे समाज में कई तरीके की विडंबनाएं हैं जिनमें जाति व्यवस्था, लड़का लड़की का भेदभाव महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी वजह से आज भी हमारा समाज उतना विकसित नहीं हो पाया जितना उसे होना चाहिए था। मोहब्बत इंसान के जीवन को खूबसूरत बनाती है, अगर वह सही इंसान से हुई हो तो। उसका खुले दिल से स्वागत करें, किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करें। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कहानी के लिए कुछ शब्द जरूर लिखें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें मोहब्बत और सामाजिक कुप्रथाओं की बात की गई है। इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई कनेक्शन नहीं है। और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।